हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी, जिसको हमने नाम दे दिया था करंट अफेयर सिंप्लीफाइड का। ठीक है। उसमें हमने क्या कर रहे थे, सबसे पहले कि बेस्ट 200 करंट अफेयर जो पिछले 6 महीने के थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसका पार्ट वन आ चुका है। ठीक है। पार्ट वन आ चुका है जिसमें हमने बेस्ट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ये कोई रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं थे कि जाके हमने यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर लिया कि बेस्ट 200 क्वेश्चन पिछले 6 महीने के। नहीं, ये जो मुझे लगा कि पिछले 6 महीने में कौन से बेस्ट 200 क्वेश्चन हो सकते थे, उसको फिल्टर आउट करके हम उसको कर रहे थे। ठीक है। तो आज उसका पार्ट टू होने वाला है। ठीक है। तो क्या है ना कि ये चैनल तो बिल्कुल नया है। ठीक है। और मैं हर वीडियो के साथ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने क्वालिटी में, अपने कंटेंट में, अपने पढ़ाने के तरीके में, प्रेजेंटेशन में। तो उसी सिलसिले में आज मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट लाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको अप्रिशिएट करो या एक्नॉलेज करो और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको वो कंटेंट और आपको ये चीज़ जो आज का वीडियो तो आपको पसंद आई या नहीं आई, और उसी बेसिस पे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, बात क्या है ना, जैसे ये क्वेश्चन ए पहला है, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ, जो भी था क्वेश्चन। तो ये एक अपने में ही एक टॉपिक आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है। तो सीधा इसका कोई आंसर बताने से, इनमें से कोई एक आंसर लिखने से ये मत समझ लेना कि हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर घुसेंगे, उसमें 4 या 5 चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने इस टॉपिक से, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जैसे टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो हम उसमें हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें हम सिर्फ आंसर नहीं करने वाले हैं, उसके पीछे की रीजनिंग सब कुछ समझने वाले हैं, ताकि उस टॉपिक से कुछ भी आए तो हम उसको आसानी से करने वाले हैं। कहने को तो ये 50-100 बेस्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक्चुअल में उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 या 4 से, ताकि हमने इन बेस्ट क्वेश्चन में भी अलग अलग तरीके से पूरे डिटेल में जाके पढ़ाई की। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या थी। ठीक है। तो पहले समझते हैं इस चीज़ को। तो दरअसल में हुआ क्या था ना कि आरबीआई ने 2021 में पेमेंट पेमेंट सिस्टम की डिजिटाइजेशन को लेकर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया था। ठीक है। कब किया था? 2021 में। 2021 में इसको लॉन्च किया था। ये जो बेस पीरियड है ना 2018, ये बेस पीरियड है। बेस पीरियड क्या होता है कि जब 2021 में पहली बार लॉन्च किया ना हमने, तो हमने 2018 को बेस ईयर मान के चले। जब 2021 में ये पहली बार लॉन्च हुआ था तब हमारा बेस पीरियड था 2018। ठीक है। और ये इसका जो इंडेक्स का स्कोर था ना तब 100 था, मतलब 2021 में हमने 2018 को बेस ईयर माना और पहला स्कोर हमारा 100 था। ठीक है। क्या होता क्या है ना, ये पब्लिश्ड होती है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली कब कब होती है? ये होती है मार्च में। ठीक है। ये मार्च में होती है और सितंबर में होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्च की जो हम फिगर है उसको फाइनेंशियल्स को पढ़ के उसके फाइनेंशियल को कंसीडर करके हम उसको पब्लिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्च में पब्लिश होगी, लेकिन जो इस मार्च की जो फाइनेंशियल्स होंगे या मार्च के जो पैरामीटर्स होंगे उसके बेसिस पे ये डिसाइड होती है। और ये एक्चुअली में जनरली जून जुलाई में आती है। ठीक है। जून जुलाई में आती है। तो डेटा कौन सा होता है हमारे पास? डेटा होता है मार्च का, उसके बाद सितंबर का डेटा होता है। एक्चुअली सेमी एनुअली का मतलब यही है ना कि फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक होता है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो पहली तो मार्च में आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मिड ईयर क्या होगा? सितंबर होगा ना, तो दूसरा सितंबर में आती है। जो सितंबर वाली होती है जनरली दिसंबर जैन में आती है। ठीक है। तो ये होता है। समझ गए इस बात को? तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि हमने पैरामीटर सेट कर दिया। किसने पैरामीटर सेट कर दिया? आरबीआई ने। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के पैरामीटर सेट कर दिए। कितने पैरामीटर? 5 होते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस रहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना ना कि सबसे ज़्यादा किस पैरामीटर की वेटेज है, तो ये वो है पेमेंट परफॉर्मेंस की वेटेज कितनी है? 45%। उसके बाद पेमेंट एनेबलर की 25%। उसके बाद हमारे पास सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर की 15%, डिमांड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर की 10% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी की 5%। ठीक है। तो अब ना यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया ना तो कर लोगे आप। ठीक है। तो इसी सिलसिले में ना जो हमारा क्वेश्चन था कि आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो मार्च में, हमारा मार्च को कंसीडर करके हम देख रहे थे। जो मार्च की रिपोर्ट आती है वो जून जुलाई में आती है। ठीक है। देखिए लिखा भी है क्वेश्चन में। तो जून जुलाई 2025 में जो रिलीज़ हुई थी तो उसमें स्कोर कितना था? ठीक है। उसका स्कोर था उसमें 493.22, ये याद रखेंगे आप। ठीक है। तो अगला जो हमारा पास रिलीज़ होगा शायद जैन में होने वाला है,
तो उसमें देखेंगे आप कितना इम्प्रूव हुआ है, लेकिन लास्ट जो हुआ था हमारे को वो हुआ था 493.22। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, समझ आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोबेल प्राइजेस के रिलेटेड है। देखो नोबेल प्राइज़ कब अवार्ड किया, किस ईयर में किया, ये तो बस मैंने इस तरह से लिखा है कि हम नोबेल प्राइज़ के डिटेल में जाने वाले हैं, नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, उसके बाद इस साल किस किस को मिला वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको आए, आप आराम से कर जाओ। चलो करते हैं फिर। तो होता क्या है ना, जो हिस्ट्री है ना, एल्फ्रेड नोबेल थे जो हमारे जिन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर किया हुआ था, उन्होंने 1896 में ना एस्टेब्लिश किया था नोबेल प्राइज़ को। लेकिन 1896 में एस्टेब्लिश ज़रूर हुए थे ये, लेकिन जो फर्स्ट अवार्ड था ना इसका, वो 1901 में स्टॉकहोम में दिया गया था। ठीक है, किस फील्ड में दिया गया था? फिजिक्स में दिया गया था, केमिस्ट्री में दिया गया था, मेडिसिन में दिया गया था, लिटरेचर में दिया गया था, पीस में दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक और बात है ना, जो पीस प्राइज़ है ना, बाकी सब अवार्ड जो है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस प्राइज़ है ना वो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, वो नॉर्वे में दिया जाता है। और ये 5 हो गए, इसमें तो होते 6 हैं, और लेकिन छठा कौन-सा होता है? जो होता है इकोनॉमिक्स प्राइज़, ये ना 1969 में ऐड हुआ था। ठीक है, अब ये समझने वाली यही बात है कि एल्फ्रेड नोबेल ने 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया था, लेकिन पहली बार जो दिए गए थे वो 1901 में दिए गए थे स्टॉकहोम में, 5 फ़ील्ड्स में। ठीक है, 5 फ़ील्ड्स में, लेकिन जो पीस प्राइज़ होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे में दिया जाता है। जो छठा नोबेल प्राइज़ है ना हमारा, मतलब छठी फ़ील्ड है नोबेल प्राइज़ की, इकोनॉमिक्स वाली है, वो 1969 में ऐड हुई थी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, जो 5 हो गए वो हमारे को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और जो बचा एक जो है पीस प्राइज़, वो हमारा नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, एक जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में कौन-सा? पीस प्राइज़। ओके, ठीक है ना? इस साल ना क्या हुआ ना, जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अवार्ड था ना, वो मिला था हमारे मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल, शमाइन साकागुची को। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? उन्होंने डिस्कवरी की थी इम्यून टॉलरेंस की। ठीक है, बस इतना सा याद रखोगे आप। इनके नाम इनके नाम और इनकी डिस्कवरी को याद रखेंगे। उसी तरह से फिज़िक्स का जॉन क्लर्क, माइकल एच डेवॉट, जॉन एम मार्टिनिस, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? क्वांटम टनलिंग याद रखोगे बस, क्वांटम टनलिंग याद रखोगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो है वो है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी। इनकी डिस्कवरी क्या थी? एमओएफ्स याद रखेंगे, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, एमओएफ्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में। उसके बाद पीस का अवार्ड, पीस में तो मारिया कोरेना मचादो वेनेजुएला की जी थी, उनको मिला था। इसी तरह से लिटरेचर में लाज़लो क्रन्ज़हॉकोरा, पता नहीं क्या है इसका, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहते करो, ये हंगरी के थे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में याद रखना क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये वर्ड याद रखना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इनके लिए मिला हुआ था इनको जॉयल मोकॉयर, फिलिप एगिहोन और पीटर होवेट के। ठीक है, ये 50-50% मतलब 100% अगर अवार्ड की प्राइस थी, ठीक है, 50% मिला था हमारे जॉयल मोकॉयर को, और बाकी 2 को 50% मिला हुआ था। ठीक है, उसी तरह से मैंने ये बना के रखा हुआ है। क्वेश्चंस किस पे आते हैं? ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन पे, अवार्ड लोकेशन पे की। ठीक है, याद रखना इन सब चीज़ों को। तो हमने नोबेल प्राइज़ सारा कुछ पढ़ लिया, तो इससे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जिसको होगा 1901। नोबेल प्राइज़ पहली बार दिए गए थे 1901 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ना, वो रामसर कन्वेंशन के बारे में है। ठीक है, पहले हम रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेते हैं, ब्रीफ में, जितने एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो रामसर कन्वेंशन में क्या होता है ना, रामसर एक जगह की नाम है ईरान में। ठीक है, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी, 1971 में अडॉप्ट हुई थी, वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड के लिए। किसके लिए? वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड के लिए, कि वेटलैंड का हमें वाइजली यूज़ करना है। ठीक है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने ज्वाइन किया था 1982 में। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखने वाली है कि जो वेटलैंड डे होता है ना, वेटलैंड डे होता है February 1 में। ठीक है, वेटलैंड डे जो हमारा होता है वो फेब 2, इंडिया ने ज्वाइन किया था February 01, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था, February 01, 1982। ठीक है, फेब 2 क्यों होता है? क्योंकि ये 1975 में फोर्स में आई थी। ठीक है, अडॉप्ट बेशक 1971 में हुई थी, लेकिन फोर्स कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, और हाँ, फेब 2 इसलिए क्योंकि जब जो अडॉप्ट हुई थी ना 1971 में, उस दिन क्या डेट थी? February 2 थी। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया की ना आज की डेट में जनवरी 2026 में टोटल साइट है 96। ठीक है, तो 95th जो हमारी है वो कोपरा रिजर्वायर, जो छत्तीसगढ़ में है, और जो 96th है हमारी वो है सिलसरी लेक, जो हरियाणा में नहीं बल्कि ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है ये? राजस्थान में है।
तो हम ना अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ, एक और बात, इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, जो 15th मीटिंग है किसकी, रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। जो सीओपी है ना, सीओपी की जो 15th मीटिंग थी, एक्चुअली में जो सीओपी है ना, ये हर 3 साल के बाद होती है। कितने साल के बाद, हर 3 साल के बाद होती है। तो ये 15वीं मीटिंग है, ठीक है। अब ये इस मतलब 15th मीटिंग जो हुई थी, ये हुई थी हमारी जिम्बाब्वे में, ठीक है। ठीक है, ये 3 साल के बाद हुई थी। अब जो अगली होगी वो अगले 3 साल के बाद होगी। इसकी थीम भी आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड। इसको बस रीड करो, अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने रामसर कन्वेंशन के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो हमने सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता है जो आप यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उसके अपडेट आई थी अगस्त 2025 में। उसमें ये था कि आप यूपीआई पे, अपनी यूपीआई पे दिन के कितने बार अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर तो 50 टाइम्स है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है 50 टाइम्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखो, अगर मैं यूपीआई के बारे में पूछूँ ना आपको, ठीक है, यूपीआई किसने बनाया है? यूपीआई आरबीआई ने नहीं बनाया है, आरबीआई ने नहीं बनाया है। यूपीआई बनाया है आपका एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने बनाया हुआ है। जो एनपीसीआई है ना, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, ठीक है। बस इतने कुछ याद रखोगे आप, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है, ठीक है। जो हमारा नया क्वेश्चन है ना, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिलेटेड है। तो पहले आईएसए के बारे में थोड़ा बहुत जान लें हम, ठीक है। हुआ क्या था ना एक्चुअली, तो एक्चुअली में ना, ये देखो, ये है ऑफिशियल साइट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उसके ऊपर हमें क्या हुआ था ना कि 2015 में सीओपी 21 होती है, किसकी होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी जो सीओपी 21 होती है ना, पेरिस 2015 में, वहाँ पे ये आइडिया कंसेप्चुलाइज्ड हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। देखो, अभी क्या है ना, फिलहाल में जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे करंटली 100 कंट्रीज, 100 नहीं है, टू बी प्राइस ये है 107, ठीक है, 107 है। सॉरी, क्या लिख दिया था? करंटली 100+ कंट्री या सिग्नेटरी। हाँ, सिग्नेटरी की अगर बात हुई ना, सिग्नेटरी कितनी है जिन्होंने मतलब साइन किया हुआ है? वो है 124 लिखा है किसी जगह 125 लिखा है, ठीक है। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विद 90+ कंट्रीज, 90+ कंट्री हैविंग रेटिफाइड। रेटिफाई कितने किया है? 90+ कंट्री, नहीं 95 नहीं है। टू बी प्राइस, अगर एक्चुअल देखें हम जैन 2026 में ना, तो ये है हमारे पास 107, ठीक है, 107। इसका मिशन क्या है कि अनलॉक करना हमको $1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाई 2030, ठीक है। इतना सा हमको याद रखना है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन है ना कि विच कंट्री हैज़ बिकम 107th मेंबर, 107th मेंबर मतलब जिसने रेटिफाई किया है, तो वो बना है एक्चुअली में मोल्डोवा। कौन बना है? मोल्डोवा। ये मोल्डोवा है ना, ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। अगर इसकी कैपिटल पूछेंगे कोई, तो इसकी कैपिटल है हमारे पास चिसिनाओ। क्या है? चिसिनाओ। एक्चुअली यूरोपियन कंट्री है ना। चलो इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा समझ आए आपको। तो देख सकते हो आप, ये हमारा ब्लैक सी है, कहाँ चलेगा? हाँ, ये हमारा ब्लैक सी है। यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं सकता हूँ, तो बस देखो ब्लैक सी, ऊपर मोल्डोवा है, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। तो मोल्डोवा की हमारी जो कैपिटल थी वो थी चिसिनाओ। तो इसी तरह से चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट ग्लोबल एमएस स्वामीनाथन अवार्ड का जो विनर है डॉक्टर एडिमोला एडेनिली, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर है नाइजेरिया। देखो ठीक है, इसका आंसर तो नाइजेरिया आ गया। कह रहा है कि जो फर्स्ट ग्लोबल, देखो स्वामीनाथन अवार्ड है ना, वो 2004 या 5 में शुरू हुआ था। अभी हम इसकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, 2004 या 5 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक इंडियन को ही मिल रहा है, ठीक है। और ये ग्लोबल पहली बार गया है, तो किसको गया हुआ है ये? डॉक्टर एडिमोला एडेनिली को गया है। वो कहाँ से? नाइजेरिया से है। तो हम आ चुके हैं अपने अवार्ड के ऊपर, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है हमारा, ठीक है। क्या कहता है कि ये पहली बार प्रेजेंट हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कितना कैश मिलता है, ठीक है। तो जैसे स्वामीनाथन जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये कौन देता है? ये देता है रिटायर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, ठीक है, ये याद रखेंगे हम, RICARE, ये रिटायर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, ये इसको देते हैं। और पहली बार ग्लोबल अवार्ड दिया था,
कहा था ना, क्वेश्चन यही बोल रहा था कि पहला ग्लोबल अवार्ड, और ग्लोबल अवार्ड किस में, फूड एंड पीस में, फूड एंड पीस में ये मिला था हमारे प्रोफेसर एडिमोला एडिनिल को, जो नाइजीरिया के हैं। आई होप इसको आपको इतना याद रहेगा। ठीक है, इसका आंसर नाइजीरिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। डिजिटली लिटरेट स्टेट, देखो आंसर से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिटली लिटरेट स्टेट क्या होती है। ठीक, देखो डिजिटली लिटरेट स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे उस स्टेट के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो इफेक्टिवली एक्सेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लाइक कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, इंटरनेट हो गया, अपने डेली लाइफ, अपने काम काज के लिए। तो डिजिटल साधनों का यूज़ कर जो कर सकते हैं फुली, मतलब 100 में से 100 लोग उन डिजिटल साधन का यूज़ करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो तब हम बोल सकते हैं कि वो स्टेट डिजिटली लिटरेट स्टेट है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास केरला। ठीक है, हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो इंडियन आर्मी है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। देखो पहले ब्राइट स्टार क्या होती है, ये ना जो ट्राई सर्विस होती है ना, ट्राई सर्विस क्या होती है, आर्मी हो गई, नेवी हो गया, और क्या होता है, एयरफोर्स हो गया। ठीक है, ये एक ट्राई सर्विसेज है, किस किस के बीच में, यूएस और इजिप्ट के बीच में, यूएस और इजिप्ट के बीच में होती है, होस्ट करते हैं, सॉरी, यूएस और इजिप्ट इस ब्राइट स्टार एक्सरसाइज को होस्ट करते हैं। क्यों करते हैं कि दे वांट टू प्रमोट पीस और स्टेबिलिटी इन MENA रीजन। MENA रीजन में किसमें, MENA, MENA रीजन। MENA रीजन का मतलब होता है मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन जो होता है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस कंट्री में हुआ था, तो ये हुए थे हमारे पास इजिप्ट में। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूएस और इजिप्ट इसको होस्ट कर रहे हैं और इसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये जो ब्राइट स्टार है ये ट्राई सर्विस है, मतलब तीनों फोर्सेज इसमें भाग लेती हैं। इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी गई थी। ठीक है, और किस लिए, प्रमोट पीस करने के लिए MENA रीजन में, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर होता क्या है, देखो इसमें ना हम किस तरह की रिस्क को मॉनिटर करते हैं, इसमें मीडियम रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क को। ठीक है, मीडियम रिस्क क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह के रिस्क को हम एसेस करते हैं, तो वो होता है मीडियम, हाई और वेरी हाई। ठीक है, तो हम ये जो इनपुट्स है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, रिस्क वाले इनपुट्स कहाँ से आते हैं, ये होती है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C बोलते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यहाँ से आता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का जो चक्षु प्लेटफॉर्म है, चक्षु प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना, जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये कॉल मुझे स्पैम लग रही है या किसी तरह की, और बैंक से तो आते रहते हैं। ठीक है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट था कि किस तरह के रिस्क को कवर होता है, तो वो रिस्क हो गए हमारे मीडियम रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो अपने क्वेश्चन के आप ऊपर आते हैं। ओके, क्वेश्चन था कि किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, DIU। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा, देखो विच कंट्री होस्टेड द 17 ब्रिक्स समिट मीटिंग। इस बार की जो 17 ब्रिक्स थी वो कहाँ हुई थी, देखो इस बार की जो 17 ब्रिक्स थी हुई थी ब्राज़ील में। ठीक है, अगली होगी हमारी इंडिया में, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिक्स के बारे में पढ़ने का, तो हम चलो ब्रिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो मैं ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा ना, आपको कभी भूलेगा नहीं और आपको उसके अलावा ब्रिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। ओके, तो ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसके जो मेंबर्स हैं ना, पहले जो मेंबर्स थे वो थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जो था वो हमारा 2010 में आता है। ठीक है, फिर ये दो साउथ अफ्रीका हेड हो जाता है, याद रखना 2010 में साउथ अफ्रीका आता है। ब्रिक्स जो इनिशियली फॉर्मुलेटेड हुआ था वो 2001 में हुआ था, किसने किया था, जिम ओनील ने, और किस कंपनी में काम कर रहा था, गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा था जिम ओनेल। 2001 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तब हमारे पास चार थे, कौन थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका कब आया, 2010 में आया। ठीक है, और पहली बार जो ब्रिक की समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, ब्रिक की समिट हुई थी हमारी 2009 में। ठीक है, पहले था हमारे पास ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसको हम ब्रिक बोलते थे। 2001 में ये जिम ओनील ने इस्टेब्लिश किया था।
उसके बाद पहली सबमिट हुई थी हमारी 2009 में, ठीक है। 2010 में हमारा साउथ अफ्रीका जब आता है इसमें, तो हमारा बन जाता है वो ब्रिक्स, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद ब्रिक्स का बैंक क्या है? ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कहाँ पे ये बना हुआ था? ये बना था हमारा जो छठी ब्रिक्स की में सबमिट हुआ था फोर्जेला में 2014 में, तब ये बना था। और इसको हेड क्वार्टर है शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का, एनडीबी का हेड क्वार्टर है हमारा शंघाई में, ठीक है, शंघाई में, ठीक है। अब देखो, अब क्या है ना कि ब्रिक्स में ना 9 कंट्रीज़ पहले हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 9। तो 2025 में इंडोनेशिया 10th मेंबर बना ब्रिक्स का। कितना? 10th मेंबर। तो आज की डेट में कितनी है? 10 है, ठीक है। और ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं याद रख सकते हो। पहले तो ब्रिक्स BRICS जो है, उससे तो हमारी 5 बन जाएगी ना, ठीक है। तो अलग 5 है। इंडोनेशिया ने रिसेंट में ज्वाइन किया तो 6 हो गई। इसके बाद क्या है? ईरान हो गया, ठीक है। ईरान के बाद हमारे पास इजिप्ट, इथियोपिया, ई वाले 2 हो गए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, 9 बन गया। और क्या है? UAE। तो आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें नॉलेज पार्टनर कौन होता है? नॉलेज पार्टनर होता है हमारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा में। ओके, तो ब्रिक्स में बस इतना ही पढ़ना है और आपको हर बार कभी भी भूलेगा नहीं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री 8वीं कंट्री ऐसी बनी जिन्होंने UPI सर्विसेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसकी आंसर है कतर, ठीक है। 8वीं तो हमको पता है कि कतर है, तो कतर यहाँ जैसा होगा, है ना। कतर यहाँ पे है। तो पहले 7 कौन सी थी? तो नेपाल, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस। 1 2 3 4 5 6 और UAE 7। ये 7 ही, 8वीं होगी हमारे पास कतर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इतनी कंट्रीज़ में UPI को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा 44th इंडियन साइट थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब होने के लिए? वो थी हमारी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। क्या थी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो 43rd कौन सी थी? 43rd थी हमारी जो अहोम डायनेस्टी है ना, उनके जो मॉडम्स हैं, जो बरियल सिस्टम है, मॉडम्स बरियल सिस्टम जिनको बोलते हैं, वो थी हमारी 43rd। 44th है हमारे पास मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या है ना कि टेंटेटिव साइट्स, टेंटेटिव जो ना इसको टोटल साइट बोल सकते हैं। टोटल यूनेस्को की साइट्स कितनी है हमारे पास? 44 है। मिक्स साइट हमारे पास बस एक है, जिसमें मिक्स साइट 1, नेचुरल साइट 7, कल्चर साइट 27, ठीक है। 27 7, एक सेकेंड, 27 नहीं है, मुझे लगता है गलत है। क्यों ना हम उनके ऑफिशियल साइट पे चले जाएं, ठीक है। ओके, तो हम ऑफिशियल यूनेस्को के साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कल्चरल है, कल्चरल हमारे पास कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है कल्चरल। 7 हमारे पास नेचुरल है, एक मिक्सड है। मिक्सड कौन सी है? खान चंद जोंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, वो मिक्सड है। नेचुरल हमारे पास 7 है। देखो क्या करो ना, 44 की 44 तो याद नहीं रख सकते हो। 44 हमारे पास अभी आई थी जो मिलिट्री लैंड्स का मराठा वालों की थी। 44 हमारी मोहम्मदम्स है अहोम डायनेस्टी की। तो 2 तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगी। बाकी मिक्सड को कर लो, मिक्सड जो खांग चंद जोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, इसको कर लो। उसके बाद नेचुरल साइट्स है ना, कितनी है? एक 7 है। इनको आप देख सकते हो, वेस्टर्न घाट, सुंदरबंस, नंदा देवी, मानस, कोलाडो नेशनल पार्क, काजीरंगा, ग्रेट हिमालयन, ठीक है। इनको कर लो और बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या था? मिक्स्ड 1, नेचुरल 7 और 36 थी हमारी कल्चरल, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हमारे पास 44 था। इसके अलावा जो हमारे पास 44 है ना, उसमें मिक्स्ड एक ही है, नेचुरल 7 है, कल्चरल 36 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंडर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। पहले तो ये वाला इंपॉर्टेंट, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बजट में आया था। किस में आया था ये? बजट में आया था ये। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो, PIB की साइड से मैंने ये फ़ोटो उठाया हुआ है। क्या हुआ था, ये यूनियन बजट जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का था, तब अनाउंस हुई थी 100 डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो हमारा क्वेश्चन था उसी का आंसर 100 डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसको छोड़ सकते हैं हम। इसमें क्या हो सकता है कि जो एनुअल आउटले है ना, वो है हमारी 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर्स। मतलब हर साल 24,000 करोड़ देंगे 6 साल के लिए।
तो कितना बन जाएगा हमारे पास 1.44 लाख करोड़, ठीक है, इतना टोटल है, ये भी याद रखना है 1.44 लाख करोड़ पूरे 6 साल के लिए। इम्प्लीमेंटेशन इसी साल से हो जाएगी, तो 2026 से लेके 2025-26 से लेके 2030-31 तक ये चलने वाली है, ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक, 2031-32 तक, ठीक है ना। तो बेनिफिट वगैरह इसका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता था 100, जो अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण में ना दो चीज़ें हैं, दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी, एक तो आ गई हमारी ये सुपर स्वच्छ सिटीज़, ठीक है, और दूसरी आ गई स्वच्छ शहर, ठीक है। पहले देख लेते हैं सुपर स्वच्छ सिटी। सुपर स्वच्छ सिटीज़ में हमको बस ये वाली देखनी है, मोर देन 10 लैक्स, ये वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर देन 10 लाख में कौन सी है, इंदौर हो गई, सूरत होगी, नवी मुंबई होगी, विजयवाड़ा हो गई, ये सारी हमको याद करनी है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया। और हमने स्वच्छ शहर में क्या करना है, स्वच्छ शहर में हमने ये सब करना है, ठीक है, ये वाली नहीं देखना है हमको, ये वाले देख लेते हैं कि जो 10 लाख से ज़्यादा स्वच्छ शहर वाली सिटी है, उसमें रैंक 1 किसका है, अहमदाबाद का। 3 लाख और 10 लाख के बीच में जो है उसमें किसका है, मीरा भाईंदर का। ऐसे 5,000 से 3 लाख के अंदर देवास, और 20,000 से 50,000 के अंदर आया पांजी, और लेस देन 20,000 में आ गया बिल्हा, ठीक है, बिल्हा जो भी है, बिल्हा वगैरह, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में 2 तरह की सिटीज़ को हमने अवार्ड किया गया है। कौन सी है 2 तरह की सिटीज़, ये है हमारे पास एक सुपर स्वच्छ, जिसमें क्या किया है कि हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि मोर देन 10 लाख में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सिटीज़ है, इंदौर हो गई, सूरत होगी, नवी मुंबई, विजयवाड़ा होगी, ठीक है। उसी तरह से स्वच्छ शहर में हमको ये वाली याद रखना है कि मोर देन 10 लाख में रैंक 1 किसको आया, अहमदाबाद को, 3 से 10 के बीच में इस चीज़ मीरा भाईंदर को, 50,000 से 3 लाख के बीच में देवास को, 20,000 और 50,000 के बीच जो है उनको पणजी को, और लेस देन 20,000 में जो है बिल्हा को, ठीक है, ये रिपीट हुआ है। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा अहमदाबाद, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो फिडे है, फिडे क्या होता है, फिडे जो है वो चेस, वर्ल्ड चेस फेडरेशन को बोलते हैं हम, ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन को हम बोलते हैं। उसमें वुमेंस वर्ल्ड कप विनर कौन है, उसका जो है वो है हमारा दिव्या देशमुख, ठीक है। दिव्या देशमुख जो है वर्ल्ड कप विनर रही है वुमेन में। तो जो ये विशाली रमेश बाबू, ये कौन है, इसने भी फिडे का टूर्नामेंट जीता है, लेकिन उसका नाम है हमारे पास ग्रैंड स्विस, ये याद रखना, ग्रैंड स्विस, ठीक है, ग्रैंड स्विस बोलते हैं इसको। अब आपको पता होगा कि चेस में एक टर्म है ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर वो क्या होती है, जब भी जो फिडे की है ना, फिडे की जब रैंकिंग है ना, इसकी जब रैंकिंग 2500 से ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर, ठीक है। इंडिया में कितने ग्रैंड मास्टर है, 91। और 91st कौन सा था हमारा, 91st जो हमारा था वो था राहुल VS, ठीक है। ये याद रखना कि जब भी रैंकिंग 2500 से ज़्यादा हो जाएगी फिडे की, उसको हम ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड कप जीता, विशाली रमेश बाबू ने ग्रैंड स्विस जीता, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास NIRF रैंकिंग्स। देखो NIRF रैंकिंग्स और इंडिया रैंकिंग्स ये कौन रिलीज़ करता है, तो पहले हमें पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है, तो चलो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग 2025 में क्या है कि ये रिलीज़ होती है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। बाकी हमको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशन भी नहीं रखना हमको याद। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कब ये लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2016 में। क्या इंडिया रैंकिंग्स जो है वो लॉन्च हुई थी 2016 में। पहले क्या होता था, इसमें एक कैटेगरी थी यूनिवर्सिटीज़ वाली, और 3 सब्जेक्ट डोमेन्स थे, कौन कौन से, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी। पहले एक कैटेगरी थी, 3 सब्जेक्ट डोमेन्स थे, ठीक है। अब क्या हो गया है, 9 कैटेगरीज और 8 सब्जेक्ट डोमेन्स, बस ये याद रखेंगे, 9 कैटेगरीज 8 सब्जेक्ट डोमेन्स, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास, हाँ,
जो ये NRF के रैंकिंग्स होते हैं ना, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, ये ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में आता है। इसके 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, देखो मैंने किस तरह से याद किया था। मैंने किस कुछ मुझे को याद आ रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने किसी तरीके से याद किया था। फ़िलहाल मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक कोड में याद किया था शायद मैंने। तो इसमें देखो क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा टीचिंग और रिसर्च के वेटेज है 30% ग्रेजुएशन का है हमारे पास 20%, आउटरीच और इंक्लूसिविटी का है हमारे पास 10% और परसेप्शन का है हमारे पास 10%। मतलब 0.30 को हम 30% पे लिख सकते हैं ना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नेशनल NIRF कब आया था हमारे पास, 2015 में आया था। तो जैसे हमने पढ़ा पीछे, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आ जाता है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है, अगर समझ में कुछ आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द इंडियन आर्मी कंडक्ट्स ए मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र विथ विच कंट्री। देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र ये पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें हमें पता होना चाहिए सिंगापुर के साथ होती है, मंगोलिया के साथ हम करते हैं नोमैडिक एलिफेंट, नेपाल के साथ हम करते हैं सूर्या किरण, थाईलैंड के साथ हम करते हैं मैत्री, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट इस बार कहाँ हो रही है, इस बार ये मंगोलिया में ही हो रही है ना, उड़न बतौर, उड़न बतौर, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो सकता है। सूर्य किरण हमारी पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में है ना, वहाँ पे हो रही है, और मैत्री हमारी उमरोई मेघालय में हो रही है, ठीक है। ओके, ये रिवाइज करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट इंश्योरेंस टू ऑल। जब कोई टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है ना तो वो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका बस याद रखो 2047, जहाँ पे हमको विकसित भारत भी होना है, ठीक है। विकसित भारत के अंडर भारत ने एक टारगेट ये भी सेट किया है कि हमको इंश्योरेंस भी सबको देना है 2047 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये कौन पब्लिश करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखो मैंने पहले सोचा था, हालांकि मैंने अपने नोट्स भी बना रखे, नोट्स नहीं बनाए, जिस नोट्स पे मैं पढ़ता था, ठीक है, थोड़े महीने पहले मैं पढ़ाई करता था, मैंने IMF, वर्ल्ड बैंक, सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, क्योंकि जिस चीज़ की मैं पढ़ाई कर रहा था उन चीज़ों उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। वो सिलेबस में एक अलग से पूरा टॉपिक है उसका। तो मैंने बहुत अच्छे से वो नोट्स बना रखे थे, मुझे लगा कि मैं उसको पढ़ा देता हूँ अभी आपको, लेकिन ये मैं वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, खुद में ये 15-20 मिनट का टॉपिक है। तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं अलग से अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर IMF के बारे में। तो IMF के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो वहाँ से आप कवर कर लोगे, तो आ जाएगी कुछ दिनों में वो वीडियो। तो IMF के बारे में मैं वहीं पढ़ा दूंगा, यहाँ पे मैं वो नहीं बोल पाऊँगा। बस इतना याद रखो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन पब्लिश करती है, वो करती है IMF। देखो यार न्यूज़ में बहुत रहा है ये वाला कि कवच 4.0, आपको पता है ना कवच 4.0, कवच क्या है, ये है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। इतना पता चल जाए, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कौन सा है, तो वो कवच है। लेकिन आजकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा क्या ही था कुछ करने वाला। तो आगे चलते हैं, एक और स्टैटिक क्वेश्चन आ गया कि जो पोंडोरू खादी है ना, पोंडोरू खादी, और उसको जियोग्राफिकल टैग इंडिकेशन टैग मिला, GI टैग मिला है, ये किस स्टेट की हैंड वूवन फैब्रिक है। तो ये है हमारी आंध्र प्रदेश की, किसकी, पोंडोरी खादी जो है वो आंध्र प्रदेश की फैब्रिक, हैंड वूवन फैब्रिक है, जिसको हम GI टैग मिला है। तो चलो कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में कि GI टैग की रेगुलेशन कैसे होती है। ओके, जीआई टैग की जो रेगुलेशन होती है ना, वो दो तरह से होती है। कैसे होती है, एक ग्लोबली होती है, एक इंडियन फ्रेमवर्क अलग से है। ग्लोबली फ्रेमवर्क क्या है कि ये कवर्ड होता है IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो भी है, पेरिस कन्वेंशन 1883 के अंदर, ठीक है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट कौन है, ट्रेड रिलेटेड जो भी IP एग्रीमेंट होते हैं वो WTO के अंडर आते हैं ये सब,
हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी इसको रेगुलेट करता है। कौन कौन से? एक पेरिस कन्वेंशन हो गया 1883 का। उसके बाद ट्रिप्स, जो WTO का ट्रिप्स है ना, वो भी इसको रेगुलेट करता है। इंडियन फ्रेमवर्क क्या है? इंडियन फ्रेमवर्क है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये याद रखना है कि GI टैग के को रेगुलेट कौन करता है? वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1998, जो अनफोर्स हुआ था 2003 में। उसके अलावा इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है ना, ये है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है। उसके बाद इसका ड्यूरेशन कितना हो चाहिए रजिस्ट्रेशन का? ये होना चाहिए 10 ईयर्स, और ये रिन्यूअल भी होता है, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स नेशनल कैन्यूज? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि किसी कंट्री के किसी मतलब खाने को यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिल गया यार, पूरे के पूरे कंट्री के खाने को। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ रहा था कि पूरी के पूरी कंट्री के खाने को यूनेस्को की रिकॉग्निशन मिल गई है यार। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है इटली, ठीक है। वो है इटली। इटली में एक कंट्री है वेनाइस है ना, उसमें वेनाइस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जो वेनाइस फिल्म फेस्टिवल, उसमें एक इंडियन थी, क्या था, अनुपमा करके, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, याद आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू लोन टू वैल्यू रेशियो सेट बाई RBI। देखो पहले आपको पता होना चाहिए लोन टू वैल्यू क्या होता है। देखो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसके दो टूल्स होते हैं ना। एक क्वांटिटेटिव टूल होता है, एक क्वालिटेटिव टूल होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव आपको पता है, रेपो रेट वगैरह एटसेट्रा, है ना। क्वालिटेटिव में आ जाता है हमारा मॉरल सुआजेशन, उसके बाद आ जाता है हमारा लोन टू वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन, ETC, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव टूल है। लोन टू वैल्यू क्या है? क्वालिटेटिव टूल है, ठीक है। इसमें गोल्ड लोन्स जो 2.5 लाख तक है, उसके ऊपर कितनी रेशो सेट कर दी है? इसका मतलब क्या, पहले इसको समझते हैं हम, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि आपके पास गोल्ड है, ठीक है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास गोल्ड है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि आप अपना गोल्ड को गिरवी करें बैंक के पास और वो आपको उसके बदले लोन दे दे, ठीक है। आपकी गोल्ड की वैल्यू है मान लो 5 लाख रुपए, अब इस केस में हम 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो बैंक आपको 2 लाख से कितना मतलब लोन कितना देगा? देखो 2 लाख देगा, या 2 लाख से ज़्यादा देगा, या 2 लाख से कम देगा, ठीक है। पहला आ जाएगा कि वो 2 लाख का 2 लाख लोन दे सकता है, या 2 लाख से ज़्यादा देगा, या 2 लाख से कम देगा, यही हो सकता है ना। तो इस केस में क्या होता, समझो मेरी बात, इसमें क्या होता है कि लोन टू वैल्यू का मतलब यही होता है कि आपको पहले तो लोन जो आप दे रहे हो किसी एसेट, किसी मतलब कोलेट्रल लोन, आप गोल्ड अगर उनको पैसे गिरवी दे रहे हो तो कोलेट्रल हो गया ना। कोलेट्रल के अगेंस्ट अगर आप कोई लोन दे रहे हो, वो उसकी वैल्यू से कम होना चाहिए, पहला तो ये बात है, ठीक है। अगर कम होना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब 2 लाख से कम देगा वो। अब कितना कम देगा? पहले क्या होता था, 90% देते थे, मतलब 1,80,000 तक 2 लाख का 90% दे सकते थे। अब क्या हो गया है कि अब उन्होंने कर दी है ब्रैकेट, स्लैब बना दिए हैं। क्या स्लैब बना दिए उन्होंने? उन्होंने अब स्लैब बना दिए हैं, RBI ने स्लैब बना दी है कि देखो पहले तो अगर 2.5 लाख तक लोन लेना है आपको, ठीक है, चाहे आपका 2.5 लाख तक अगर आप लोन ले रहे हो तो 85% आप गोल्ड की वैल्यू के बराबर लोन दे सकते हो। 2.5 लाख का मतलब ये है कि अगर आपका 3 लाख का गोल्ड है ना, अगर 3 लाख का गोल्ड है तो उसका अगर आप कितना दे सकते हो, 3 लाख का एक सेकेंड, 2.5 लाख का अगर आपके पास गोल्ड है, 2.5 लाख का अगर आपके पास गोल्ड है तो उसका आप
2.5 लाख वैल्यू का गोल्ड है आपके पास, तो उसके आप 85% लोन दे सकते हो। अगर 2.5 लाख के ऊपर है, ठीक है, आप अगर 2.5 लाख के ऊपर है और 5 लाख से कम है, ठीक है, 2.5 लाख, इस क्वेश्चन का आंसर 85% आ जाएगा, ठीक है। 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में अगर है तो उसका हम देंगे 80%, ठीक है, ये वाला। और 5 लाख के अगर ऊपर है, 5 लाख के अगर ऊपर है तो उसका हम दे सकते हैं 75%। तो 3 स्लैब बन चुकी है, याद आ रही है मेरी बात। 2.5 लाख तक 85%, 80% होगा हमारा 2.5 से लेके 5 लाख तक, और 5 के ऊपर जो भी होगा उसका 75%, ठीक है। किस कंट्री ने होस्ट की, यहाँ होस्टेड होगा, किस कंट्री ने होस्ट की G7 समिट मीटिंग? देखो यार सिंपल है, कनाडा ने की, अगली हमारी फ्रांस में होगी, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि G7 एस्टेब्लिश कब हुआ। G7 जो है हमारा एस्टेब्लिश हुआ 1975। उस समय कौन कौन सी G7 में, पहले हमारा इटली थी, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, ये G7 का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1990s में रशिया को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, फिर वो बन गया G8। लेकिन रशिया को सस्पेंड कर दिया 2014 से, फिर दोबारा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने एनेक्स कर दिया था क्रीमिया को। उसके बाद दोबारा से ये अब G7 रह चुका है, ठीक है। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि G7 की सेक्रेटेरिएट कोई भी नहीं है, नो परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है कि जो G7 की पहली समिट हुई थी वो हुई थी 1975 में। कहाँ पे हुई थी? 1975 में, ठीक है। इंडिया ने कौन सी अटेंड की थी? देखो इस साल कहाँ हुई थी? कनाडा में हुई थी। इंडिया ने पिछली वाली अटेंड की थी, कौन सी की थी? इटली। इटली को भी अटेंड किया था इंडिया ने, कनाडा को भी अटेंड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें और कुछ है, बस हमारा इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर स्टेट, याद रखना, इंडिया मेंबर स्टेट नहीं है G7 का, ठीक है। उसके बाद G7 भी ख़त्म कर दिया हमने। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है, इंडिया टू गेट ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है। देखो NBFC क्या होती है, देखो NBFC और बैंक में क्या फ़र्क है, पहले तो ये समझो। NBFC के पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अब बैंक में जाते हो, आप क्या करते हो यार, बैंक में अगर आप जाते हो, बैंक में आप गए, आप पैसे जमा करवाते हो, ठीक है। पैसे कौन कौन से पैसे जमा कराते हो? या तो सेविंग जमा जमा कराते हो, या तो आप टाइम डिपॉजिट जमा कराते हो, समझ रहे हो ना, सेविंग या टाइम डिपॉजिट यही होता है, ठीक है। सेविंग जब मर्जी निकाल सकते हो, टाइम डिपॉजिट एक इसकी मैच्योरिटी टाइम होता है, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बैंक आपको लोन देता है ना, आपको लोन, बैंक आपको लोन देता है। उसी तरह से अगर आप NBFCs को समझेंगे ना, उसके बाद बैंक आपको लोन देता है, बैंक आपको ATM देता है, बैंक आपको चेकबुक देता है, ये सब होता है ना उसके में, ठीक है। बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट देता है ना। तो NBFC क्या करती है? देखो कुछ NBFC, बहुत कम NBFC डिपॉजिट लेता है, ठीक है। पहले तो जो कोर है NBFC का, कि मेजॉरिटी ऑफ NBFC क्या करती है, देखो ना ये चेकबुक देती है, ना ये डिमांड ड्राफ्ट देती है, ना ये ATM दे सकती है, लोन दे सकती है। लोन के भरोसे ही तो चलते हैं। देखो क्या होता है, अगर सब लोगों को बैंक से लोन मिलने लग पड़ा तो NBFC का काम ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारी जनता ऐसे इलाकों में रहती है, या ऐसी जनता है जिनको लोन नहीं दे पा रहे हैं बैंक, या बैंक को चाहते हैं कि कोई कोलेटरल लाए या फिर कोई किसी तरह के सिक्योरिटी चाहते हैं वो, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, इसलिए वो लोन अवेल नहीं कर पाते। तो वहाँ पे NBFC काम आती है। ऑब्वियसली NBFC बैंक से ज़्यादा ही चार्ज करती होगी, क्योंकि अगर बैंक लोन नहीं दे पा रहा है तो NBFC कुछ कुशन रख के ही लोन देगा ना। तो लोन तो देती है NBFC, ठीक है, ज़्यादा डिटेल अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद देखो, एक होता है सेविंग डिपॉजिट, ठीक है, एक होता है टाइम डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट तो बिल्कुल नहीं देती है NBFC, देने में नहीं देती है RBI। उसके बाद क्या होता है, पहले तो ये समझो कि मान लो कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं रफ फिगर ले रहा हूँ, 95% जो NBFCs हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती ही नहीं है, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती ही नहीं है।
गिनी चुनी 4-5% एनबीएफसी होंगी जो डिपॉजिट, ये भी बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सेम करती हैं, ठीक है, इतनी परसेंट 4-5% डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। तो वो कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? सेविंग तो बिल्कुल नहीं करती। करती कौन सा है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो टाइम डिपॉजिट में भी क्या कि वो 12 महीने से कम वाला टाइम डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मतलब मिनिमम 12 मंथ होना ही चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 मंथ होना चाहिए। उसके बाद मैक्स कितना होता है? मैक्स 60 मंथ, ठीक है। 5 साल से ऊपर 5 साल से ऊपर वो डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी रख नहीं सकती है। मतलब जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं वो तो सेविंग तो बिल्कुल नहीं देगी, लेकिन टाइम डिपॉजिट देगी। टाइम डिपॉजिट भी शर्त के साथ कि 12 मंथ मिनिमम आपको रखना ही है और 60 मंथ से ज़्यादा नहीं रखना है। और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उस एनबीएफसी को सीआरआर, एसएलआर ये सब मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है, मेंटेन करके रखना होता है। अब आती है बात और बढ़िया वाली। क्या बात आती है? जो आपको पता होनी चाहिए। अब आती है बात कि आरबीआई ने स्केल बेस्ड सुपरविजन, एसबीएस जिसको बोल सकते हैं, 2022 में लाया। उसमें क्या किया? एनबीएफसी को 4 तरीके में बांट दिया। 4 तरीकों में। कितने? 4 तरीकों में हम पढ़ते हैं। पहले होता है बेस लेयर। क्या होता है? बेस लेयर। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है मिडल लेयर, ठीक है। क्या आता है? मिडल लेयर। उसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है हमारे पास अपर लेयर। क्या आ जाता है? अपर लेयर। और चौथा आ जाता है टॉप लेयर। टॉप लेयर। बेस लेयर में क्या आता है कि हर वो हर वो एनबीएफसी जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम हो। कितना? 1000 करोड़ से कम हो। मिडल लेयर में हर वो एनबीएफसी जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। और मिडल लेयर में वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट भी ले रही है वो भी मिडल लेयर में आ जाएगी, ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। चाहे इसका एसेट साइज, चाहे डिपॉजिट टेकिंग वाले का एसेट साइज 1000 करोड़ से कम हो, अगर इस डिपॉजिट टेकिंग का एसेट साइज 400 करोड़ भी होगा ना, फिर भी ये मिडिल लेयर में कहलाई जाएगी, ठीक है। अपर लेयर में क्या है? अपर लेयर में ऐसी कोई एनबीएफसी जो आरबीआई उनको रखेगा कि वो डोमेस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में 15 एनबीएफसी अपर लेयर में है। कितनी? 15 एनबीएफसी। टॉप लेयर खाली रखी है कि कभी भी आरबीआई को लगेगा कि इसमें टॉप लेयर में कोई एनबीएफसी रखनी तो रख पाएगा। अभी तो ज़ीरो है इसमें, ठीक है। तो इतना है। तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि इन इंडिया ई कॉमर्स कंपनी, कौन सी पहली ई कॉमर्स कंपनी थी जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से? तो वो है फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट। एक्चुअली एनबीएफसी के बारे में हमको पढ़ना था। इस विच स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025? एफडीआई। अच्छा, पहले हम एफडीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। एफडीआई दो चीज़ें होती हैं यार। बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, बाहर की कंट्री से, दो तरीके से आती है, एफडीआई से और एफपीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड, चलो मैं इसके बारे में कुछ नोट्स बना के ही आपको पढ़ाता हूँ। देखो एफडीआई क्या होता है। एफडीआई क्या होता है? पहले तो एफडीआई समझो। ये इन्वेस्टमेंट होती है फिजिकल एसेट में, रियल एस्टेट में, या फिर स्टॉक्स में भी हो सकती है, ठीक है। स्टॉक्स में कब होगी? स्टॉक्स में जब 10% से ज़्यादा आप लिस्टेड कंपनीज, मतलब स्टॉक मार्केट तो लिस्टेड कंपनी हुआ ना, 10% से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एफडीआई में माने जाओगे उसका। और इसी तरह से इसका देखो, इन्वेस्टमेंट इसकी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में होती है 10% से कम होनी चाहिए, ठीक है, 10% से कम होनी चाहिए। इतना पढ़ लिया हमने। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में होगा तो क्या होगा? एक तो 10% से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट है तो वो कंट्रोल कर रहती है कंपनी में, कंट्रोल अपने डिसीजन में, मैनेजमेंट में। इसका फोकस शॉर्ट टर्म पे है। शॉर्ट टर्म का फोकस प्रॉफिट गेन्स पे होता है, भाग जाते हैं जल्दी है, वोलेटाइल भी बोलते हैं इसको, हॉट मनी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने पढ़ा ये यही वाली चीज़ें ये बोल रहा, यही वाली चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है ये, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है इसका? मैनेजमेंट। बोला था ना कि मैनेजमेंट पे इसका कंट्रोल होता है, एक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट या लॉस लगा के भाग जाता है, ठीक है। इसमें यही डिफरेंसेस की बात है जो हमने ऊपर पढ़ा। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी, छोटी सी बात आपको एफ डी एफ पी आई के बारे में। तो किस स्टेट को सबसे ज़्यादा एफ डी आई मिला? वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। इतना याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु रिलीजेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो कौन ले रहा था, वो ले रहे थे IMF। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन ले रहा है, ये ले रहा है हमारा वर्ल्ड बैंक। देखो फिर से वही बात, मैं वर्ल्ड बैंक और IMF को पढ़ा नहीं सकता इस वीडियो में, मेरा पूरा बहुत मन है कि मैं इसको पढ़ा दूँ, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, पर्पस डिफीट हो जाएगा। मैं IMF वर्ल्ड बैंक 5-5 मिनट की वीडियो डाल दूंगा अपनी चैनल के ऊपर, आराम से उसको पढ़ लेना, और वो पूरे 10-12 मिनट्स की होगी, और पूरे लाइफ लॉन्ग आपका जब तक एग्ज़ाम दोगे वो आपको काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि इंडिया फ्रांस के बीच में जो, देखो अब ऐसा भी हो सकता है शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में, वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। ये हुई कहाँ पे, ये फ्रांस में हुई, ठीक है। UK के साथ हमारी होती है अजय वारियर। यूनाइटेड स्टेट्स अभी इजिप्ट के साथ मिलके कर रहा है, कौन सी हमने पढ़ी ऊपर, ब्राइट स्टार। रशिया एक मशहूर एक्सरसाइज करवा रहा है, जपाड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये भी बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज ए बैंक अकाउंट डिक्लेयर्ड इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट, ठीक है। इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट, ये क्या होता है कि आपका अकाउंट कब इनऑपरेटिव, ये एक पहले तो ये समझ लो कि कब आपका अकाउंट इनऑपरेटिव या डोरमेंट होगा, जब आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। कितने देर के लिए ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, जब आप 2 साल के लिए उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्या होता है ना, 2 साल के बाद अगर 10 साल हो जाते हैं, कितने, 10 साल हो जाते हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। देखो पहले तो 2 साल के बाद आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या, जब 10 साल हो जाएंगे और 10 साल होने के बाद आपके उस अकाउंट में पैसे अगर पड़े हुए हैं और आपने अभी तक निकाले नहीं है, आपको तो भूल भी गया होगा ना, तो वो कहलाते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। क्या कहलाते हैं, अनक्लेम डिपॉजिट्स, ये आपको याद होना चाहिए, अनक्लेम डिपॉजिट्स। और जब अनक्लेम डिपॉजिट हो जाते हैं ना, उसके बाद वो वाला अमाउंट चले जाता है आपका RBI के DEAF फंड में। कहाँ पे, DEAF फंड में। D फॉर डिपॉजिट, E फॉर एजुकेशन, A फॉर अवेयरनेस, F फॉर फंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि RBI ने फिर आपको ऑप्शन दिया है कि आप RBI के UDGAM उद्गम उद्गम पोर्टल पे जा सकते हो, उद्गम पोर्टल पे जा सकते हो, वहाँ पे अपने पैन की डिटेल, आधार की डिटेल एक्सेट्रा डाल के चेक कर सकते हो कि आपका कोई डिपॉजिट तो नहीं है जो अनक्लेम्ड है, ठीक है, जो कोई डिपॉजिट नहीं है जो अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब 10 साल तक वो उस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और कोई किसी ने निकाला नहीं है, ठीक है, कोई किसी ने निकाला नहीं है। पहले तो क्या होगा, प्रोसेस क्या होता है, पहले हो जाएगा आपका इनऑपरेटिव अकाउंट, कब होगा, 2 साल तक आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। उसके बाद 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने, मतलब ना पैसा आया ना पैसा गया, तो वो बन जाएगा अनक्लेम्ड, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन द 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो ये क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि मैंने 3-4 महीने एक अच्छा एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आया था कि क्या रैंक है, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 99 रैंक है, ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव था वो, एक्चुअली 99 रैंक है, तो बताओ इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, और ठीक है 99 है तो इसको पहले तो रिलीज़ कौन कर रहा है, ये वाला याद रखना, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। आई नो आपको पता है कि 17 गोल्स हैं SDG, जिसको हमने पूरा करना है 2030 तक। लेकिन इसमें टारगेट्स कितने हैं, 169 टारगेट्स हैं। चलो 17 गोल्स को रिवाइज कर लेते हैं, आपको पता है आता है, लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी है। ओके, आपका पहला गोल है नो पॉवर्टी। क्या गोल है, नो पॉवर्टी। दूसरा गोल है आपका ज़ीरो हंगर। पहले पास अगर आप पॉवर्टी मतलब इस तरह से याद रख सकते हो कि आपके गरीबी नहीं है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर आपको भूख भी नहीं लगेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी वेलबींग अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी होगी तो आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो जो जेंडर है, जेंडर की इक्वलिटी होगी, ठीक है। 5 तो हमें ऐसे ही याद हो गए। फिर से याद करवाता हूँ कि हमको अगर हमारी हमारी पास गरीबी नहीं है तो हमारे पास भूख की कमी नहीं है, मतलब हमारी भूख मिट रही है आराम से। उसके बाद हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी है, हमारी वेलबींग अच्छी है, और ये सब कुछ अच्छी होने की वजह से हमारी जो एजुकेशन है वो भी अच्छी है। एजुकेशन अच्छी होने की वजह से जेंडर के बीच में इक्वालिटी है, ठीक है। 5 को 10 के साथ आप
रिलेट कर सकते हो। 5 अगर जेंडर इक्वलिटी है तो 10 क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, 10 में क्या है, इनइक्वलिटी अगर किसी तरह की है उसको रिड्यूस करो। ठीक है, उसी तरह से हम 6 है हमारे पास, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सॉरी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, 6 को 12 के साथ रिलेट करो। अगर हमारे पास साफ़ पानी है तो उसको हमने रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करना है, उसकी प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबली करनी है। 6 और 12 इस तरह से रिलेट कर सकते हो। 7 आ गया हमारे पास अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसको हमको याद रखना है। 8 आ गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th आ गया हमारे पास आई 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 3 आई, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 11 आ गया हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कंजम्पशन। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कंजम्पशन। 13, 14, 15, 16, 17 आसान है। 13 क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14 हमारे पास लाइफ बिलो वाटर। 15 हमारे पास लाइफ ऑन लैंड। 16 हमारे पास पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17 हमारे पास पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय नीति आयोग। देखो ये तो मिज़ोरम है। क्यों है मिज़ोरम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिंजर और बहुत हाई क्वालिटी का जिंजर मिलता है। चलो नीति आयोग की बात हो रही है तो चलो नीति आयोग के बारे में तो 1 मिनट में हम पढ़ ही सकते हैं, तो पढ़ते हैं। नीति आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट पहले पढ़ना है हमको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हमारा चेयरमैन होता है। कौन होता है, हमारा चेयरमैन या चेयरपर्सन बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, एक चीज़ ये पढ़नी है हमको। फिर हमको पढ़ना है वाइस चेयरपर्सन, जो अपॉइंट करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रीड कर लेना इनको। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि एस्टेब्लिश कब हुई थी। ये हुई थी 2015 में एस्टेब्लिश, याद रखना 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इससे पहले होता था प्लानिंग कमीशन। इसको हम ये भी बोलते हैं कि थिंक टैंक फॉर प्लानिंग। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई एक्ट के तहत तो बनी नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही नहीं, तो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, हाँ ये वाली चीज़ें देख सकते हो, रीड कर सकते हो, अगर दिमाग में रख सकते हो कि ये वाले जो है जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो नीति आयोग पब्लिश करती है। एसडीजी इंडेक्स हो गया, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, बस रीड कर लो एक बार। एक्सपायरेशन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, इंडियन एनर्जी, ये सब कुछ। उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस है यहाँ पे, ये 1950 में प्लानिंग कमीशन था, ये 2015 में था। टॉप डाउन था, ये बॉटम अप था। टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या फ़र्क होता है, टॉप डाउन होता है कि जैसे ऊपर से कोई ऑर्डर्स आते हैं और नीचे को जाते हैं। बॉटम अप में क्या होता है, नीचे ग्राउंड लेवल पे काम होता है, फिर ग्राउंड लेवल पे जो ग्रीवेंसेज है ऊपर जाती है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है, पर पीरियड फॉर 5 ईयर्स होता था प्लानिंग कमीशन। इसमें कुछ नहीं, एक्टेस थिंग पे बाकी कुछ पढ़ने वाला नहीं है इसमें। विच सिटी एंड कंट्री होस्टेड साइट COP 2020। देखो इसका आंसर है समरकंद उज्बेकिस्तान। पर हमको साइट्स के बारे में थोड़ा सा बहुत पता होना चाहिए। साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसको आप इसके एक्रोनिम को याद कर सकते हो। उसके बाद साइट्स में क्या होता है ना, ये लिस्ट करती है स्पीसीज को 3 अपेंडिसेस में। ठीक है, उनके डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पे, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। ठीक है, बस इसमें क्या याद रखना कि ऐसी स्पीसीज जो थ्रेटेंड है कि ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, एक्सटिंक्ट वाली जो है वो फर्स्ट अपेंडिक्स में। नॉट नेसेसरी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, के नेसेसरी नहीं है कि वो एक्सटेंशन की वजह से थ्रेटेंड है। ठीक है, वो अपेंडिक्स 2 में। और तीसरे में जो है स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, वो अपेंडिक्स 3 में। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन, नॉट नेसेसरी एक्सटेंशन, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री। तो 3 अपेंडिक्स क्वेश्चन बनता है इन पे, इनको आप पढ़ लोगे, इनको आप याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, मुझे अभी याद आया कि
जो NIRF रैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा ना, क्या पैरामीटर्स है, उनकी वेटेज क्या है, कौन रिलीज़ करता है, उसके अलावा हमको एक और चीज़ पढ़नी है, वो है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना डिफरेंट टाइप्स के, उनको क्या-क्या रैंक और किस-किस फील्ड में क्या मिला है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोई 1 मिनट। हाँ, तो क्या है यार, तो हमको पढ़ना है, ये वाली चीज़ नहीं पढ़नी है। ओवरऑल फील्ड में कैटेगरी में किसको क्या IIT मद्रास को फर्स्ट रैंक मिला है, बस फर्स्ट रैंक वाले को ही पढ़ेंगे हम। IIT मद्रास को ओवरऑल फील्ड में इसको रैंक मिला है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो IISc जो कर्नाटका की है उसको फर्स्ट रैंक मिला है, बस हम फर्स्ट वाली याद करेंगे। कॉलेजेस में हम देखा तो हिंदू कॉलेज दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में फिर से IISc जो कर्नाटका में है उसको मिला है। उसके बाद स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता को ये चीज़ मिली हुई है। ठीक है, बस इतनी आप याद रखोगे। ओके, ये पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपको लगता है कि यार आप कुछ सीख पा रहे हो मेरे से, तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो ग्रो होने में। ताकि मैं पिछली वीडियो भी देख रहा हूँ कि 5 घंटे मुझे बनाने में लग जाते हैं, 5 घंटे टोटल वॉच टाइम नहीं होता इस वीडियो को, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। आई नो मेरा कंटेंट बहुत नया है, रॉ है अभी तक, मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए आपकी सपोर्ट। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी प्रकार का, ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम वाला, ठीक है, लिंक लगा दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करो। किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं अपनी तरफ से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कभी कभी हमको लगता है ना कि हमारे पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमको ट्रू गाइड करे, है ना। तो हूँ मैं भी अवेलेबल, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाओ और भेड़ चाल में मत चलो, ठीक है। आपको पढ़ना है स्मार्टली, आपको चाहिए अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत, ठीक है। तो इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं, पढ़े चलो। तो वेट करो अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।